तो बच्चों चलिए क्विक रिवीजन सीरीज में शुरू करते हैं अध्याय 7 जीवों में जनन। तो जनन जीव के जीवित रहने के लिए ही आवश्यक नहीं है, परंतु उसकी प्रजाति के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। यह वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे नए जीव का सृजन करते हैं ताकि उनके जीवन की निरंतरता बनी रहे। तो डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्यों ब्लूप्रिंट बोलते हैं? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना होता है। इसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति में जाता है, जो कि जनक से संतति में जाता है। तो कोशिका विभाजन के समय डीएनए की जब कोशिका विभाजन होता है तो इसमें डीएनए की भी दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं तो यह प्रतिकृति दो कोशिकाओं में भी जाती हैं, विभाजित होकर। अब देखते हैं विभिन्नता। तो कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होता है। डीएनए कॉपी करते समय कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो जो यह सूक्ष्म अंतर जैव विकास का आधार बनते हैं, जो प्रजाति को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। तो डीएनए की आवश्यकता होती है विभिन्नता और जैव विकास के लिए। अब देखते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें पहला है विखंडन, एक से अनेक बनने की कला। तो विखंडन में सबसे पहले देखते हैं विखंडन। विखंडन किसमें होता है? अमीबा में और लेशमानिया में। तो अमीबा का कोशिका किसी भी तल से विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। उसी तरह लेशमानिया में क्या होता है? कोशिका के एक सिरे पर कोड़े जैसी संरचना होती है। यह कोड़े जैसी संरचना होती है, इसलिए इसमें विभाजन एक तल पे होता है। यहाँ पे विभाजित होने का तल जो है वह निश्चित होता है। वहीं अमीबा में क्या है? यह किसी भी तरीके से विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा और लेशमानिया में। अब देखते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है? एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है, जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, जो कि मलेरिया का परजीवी है। तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में, जो कि मलेरिया का परजीवी भी है। अब देखते हैं खंडन और पुनरुद्भवन, टूटना और फिर से बनना। तो खंडन किसमें होता है? पाइरोगैरा में। खंडन पाइरोगैरा में। तो पाइरोगैरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े जो होते हैं वृद्धि कर नए जीव बन जाते हैं। क्या होता है? स्पाइरोगैरा जब विकसित होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह खंडित टुकड़े जो हैं फिर से नए स्पाइरोगैरा में बन जाते हैं। अब देखते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। यदि यह पूरी तरीके से शत विकसित हो जाते हैं तो उनके टुकड़े जो है होते हैं वह वृद्धि कर फिर से
पूर्ण जीव बना लेते हैं और यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। अब देखते हैं मुकुलन और बीजाणु समासंग। तो मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। तो इसमें क्या होता है? पुनर्जनन कोशिकाओं के उपयोग से एक उभार निकलता है जिसको कि मुकुलन बोलते हैं, और यह मुकुलन टूटकर जब अलग होता है तो यह नए जीव में बदल जाता है। तो मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? पुनर्जनन कोशिकाओं के उपयोग से एक उभार बनता है जिसको कि मुकुल बोलते हैं, और जो नन्हे जीव में बदल जाता है और अंततः अलग होके नया हाइड्रा बना लेता है। उसी तरह ईस्ट में क्या होता है? इसमें भी कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर आते हैं और अलग होकर नया ईस्ट बना लेते हैं। अब देखते हैं बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग किस में होता है? राइजोपस में। राइजोपस में क्या होता है? इनके ऊर्ध्व तंतुओं पर गोल संरचनाएं होती हैं जिसे कि बीजाणुधानी बोलते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, और इन बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो कि इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो यह नए राइजोपस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कायिक प्रवर्ध नर्धन। इसमें क्या होता है? बिना बीज के पौधे बनते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि या तो जड़ या तो तना या पत्तियां, जब इनका उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे में इनकी नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब या तो जड़ से या तो तने से या फिर पत्तियों से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण के तौर पे ब्रायोफाइलम में क्या होता है? ब्रायोफाइलम में पत्तियों की कोर पर कलिकाएं उगती हैं और यह कलिकाएं अलग होकर नए पौधे में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर कुछ कृत्रिम विधियां भी होती हैं जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, इनमें कलम से रोपण होता है। इस विधि का लाभ क्या होता है? ये पौधे बीज वाले पौधे की अपेक्षा कम समय में फल फूल दे देते हैं, मतलब पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। केला और गुलाब जैसे पौधे जो कि बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। फिर सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। इनमें सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब देखते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में दो जनकों की क्यों जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर दो भिन्न जीवों जैसे नर और मादा के डीएनए का संयोजन होता है। तो इससे क्या होता है? इससे विभिन्नता के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं, जो कि अभी हमने देखा था ना कि डीएनए में विभिन्नता आती है तो कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए, क्योंकि उनमें बदलाव आता है, तो वो क्या करता है? वह उनको कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। युग्मक जो होते हैं विशिष्ट कोशिकाएं जिनमें की गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इनके मिलने पर युग्मनज बनते हैं और डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। तो नर से डीएनए आएगा और मादा से डीएनए आता है, और इनसे इनके युग्मक में जब
इसमें क्या होता है कि आधा जो है डीएनए नर से और आधा डीएनए मादा से आता है। इनके युग्मक में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें गुणसूत्र आधे होते हैं। फिर इनके मिलान से युग्मनज बनता है जिससे डीएनए की मात्रा पूरा स्थापित हो जाती है। वहीं अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, यदि पर्यावरण तेजी से बदले तो इनकी पूरी प्रजाति नष्ट हो सकती है। वहीं लैंगिक जनन में क्या हो रहा था, दो विभिन्न जीव नर और मादा से डीएनए का संयोजन हो रहा है, तो इससे विभिन्नताएं के नए संयोजन उत्पन्न हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, प्रजाति को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद हो रही है। अब देखते हैं पुष्पीय पौधों में जनन। तो में जो नर भाग होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं और मादा भाग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। तो पुंकेसर क्या होता है, यह परागकण बनाता है। पुंकेसर में परागकण बनता है जो समांतर पीले रंग का होता है। वहीं स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। एक होता है अंडाशय, फूला हुआ निचला भाग को अंडाशय बोलते हैं। फिर होता है वर्तिका, यह मध्य का लंबा भाग होता है तो वर्तिका बोलते हैं। और जो शीर्ष भाग इसका होता है वर्तिका का, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो पुष्पीय पौधों में नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं और मादा भाग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। उनसे पुंकेसर क्या होता है, यह परागकण बनाता है और समानता पीले रंग का होता है। जैसे कि अड़हुल के फूल में आपने देखा होगा, गुड़हल के फूल में क्या होता है, परागकण जो होते हैं वह जो कि पुंकेसर में बनता है और वह पुंकेसर जो होता है वह पीले रंग का होता है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। निचला जो मोटा भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं और मध्य का जो लंबा भाग होता है उसको वर्तिका बोलते हैं और वर्तिका के शीर्ष पे जो चिपचिपा भाग होता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र ये निचला बड़ा हिस्सा वर्तिका और निचला खुला हुआ हिस्सा को अंडाशय बोलते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जिनमें केवल एक लिंग पाया जाता है, जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुआ। फिर कुछ उभयलिंगी होते हैं जिनमें एक ही फूल पे दोनों लिंग पाए जाते हैं, जैसे कि गुड़हल और सरसों। एक लिंगी पौधे के उदाहरण हुए पपीता और तरबूज और उभयलिंगी के गुड़हल और सरसों। अब देखते हैं परागण से फल तक का सफर। तो परागण होता क्या है, तो परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण बोलते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण को परागण बोलते हैं। परागण किसे बोलते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण को परागण बोलते हैं। और
परागण दो तरीके का होता है, एक स्वपरागण होता है, दूसरा परपरागण। जब अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पे हो तो उसको स्वपरागण बोलते हैं, और जब दूसरे फूल पे हो तो उसे परपरागण बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है। तो पराग कण से एक नलिका जो है वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, और नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके युग्मनज बनाते हैं। निषेचन में क्या होता है, पराग कण से एक नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, और नर और युग्मक और मादा युग्मक मिलके युग्मनज बनाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में। तो जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय जो होता है यह फल में परिवर्तित हो। परागण से फल तक का सफर कैसे होता है, पहले होता है परागण। परागण में क्या होता है, वर्तिकाग्र पे जब परागकणों का पुंकेसर से स्थानांतरण होता है तो उसे परागण बोलते हैं। परागण दो तरीके का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पे हो तो वह स्वपरागण हुआ, और जब दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे हुआ तो उसे परपरागण बोलते। फिर उसके बाद निषेचन होता है। तो निषेचन में क्या होता है, परागकण से एक नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, और यहाँ पे पहुंचने से नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में। अब देखते हैं मानव में जनन। तो मानव में जनन की शुरुआत कैसे होती है, यौनारंभ से। तो किशोरावस्था की वह अवधि जब जनन उत्तक परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं उसे यौनारंभ बोलते हैं। तो यौनारंभ क्या होता है, किशोरावस्था की वह अवधि जब जनन उत्तक परिपक्व होना शुरू करते हैं। तो समान परिवर्तन क्या होता है, आंख और जननांगी क्षेत्र में बाल, तैलीय त्वचा और मुहासों का बनना, यह दोनों लिंगों में होता है। और कुछ विशिष्ट परिवर्तन भी होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार की वृद्धि होती है, स्तनाग्र का रंग गहना होना, रजोधर्म का प्रारंभ होना होता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का फटना। इसका कारण क्या होता है, हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन और शरीर का लैंगिक परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो नर होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मात्रा बढ़ता है, और जो मादा होते हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का मात्रा बढ़ता है। तो हार्मोन संतुलन और शरीर का लैंगिक परिपक्वता की ओर बढ़ना यह कारण होता है यौनारंभ का। तो यौनारंभ क्या होता है, किशोरावस्था की वह अवधि जब जनन उत्तक परिपक्व होना शुरू करते हैं। तो इसमें समान परिवर्तन होता है जो कि दोनों लिंगों में पाया जाता है। समान परिवर्तन में क्या, कांख और जननांगी क्षेत्र में बाल का बनना, तैलीय त्वचा का होना और मुहासों का बनना।
और विशेष परिवर्तन, लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि, स्तनाग्र का रंग गहरा होना, रजोधर्म का प्रारंभ, और लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना और आवाज का फटना। अब देखते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में मूलतः 4 पार्ट होते हैं। पहला है निन, जो कि शुक्राणु और मूत्र के लिए उभय मार्ग होता है। एक ही मार्ग से शुक्राणु और मूत्र बाहर आते हैं। वृषण होते हैं। वृषण वह जगह होता है वह जो कि उदर गुहा के बाहर होता है और इसमें शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। और ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां क्या करती हैं? पोषण और तरल माध्यम देती हैं, जिससे कि शुक्राणु जो है आसानी से प्रवाहित हो सके। और शुक्रवाहिका क्या करती है? शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है। तो नरजनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है वृषण, जो कि उदर गुहा के बाहर होता है और यहाँ पर शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। फिर ग्रंथियां होती हैं, जो कि पोषण और तरल माध्यम देती हैं वीर्य को। और शुक्रवाहिका क्या करता है? शुक्राणुओं को ले जाती है। और निन क्या करता है? शुक्राणु और मूत्र के लिए उभय मार्ग होता है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र। इसमें भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है अंडाशय, जहाँ पे अंड का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। फिर होता है अंडवाहिका, वह स्थान जहाँ पे निषेचन होता है। फिर गर्भाशय, गर्भाशय वह जगह जहाँ पर शिशु का विकास होता है। फिर होता है ग्रीवा व योनि, जिसको कि जननाल बोलते हैं। जननाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी रास्ते से होते हुए वीर्य जो है अंडाशय तक पहुंचता है। अब देखते हैं निषेचन और भ्रूण का विकास। तो निषेचन कहाँ पे होता है? अंडवाहिका में। यहाँ पर शुक्राणु और अंड कोशिका मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर विभाजित होकर भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार पर स्थापित हो जाता है। तो पहला क्या होता है? निषेचन। निषेचन के बाद रोपण। फिर रोपण के बाद एक तस्तरी नुमा संरचना होती है, जो भ्रूण और मां के रक्त से जुड़ जाता है, जिसको कि प्लेसेंटा बोलते हैं। और यह भ्रूण को ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है उसके विकास के लिए। और भ्रूण जो अपशिष्ट पदार्थ बनाता है वह इसी प्लेसेंटा से होते हुए बाहर आता है। फिर लगभग 9 महीने बाद जब भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है तो बच्चे का जन्म होता है। अब क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? तो गर्भाशय जो होता है प्रत्येक माह भ्रूण के लिए अपनी दीवार को मांसल और स्पॉन्जी बनाता है, ताकि यहाँ से भ्रूण चिपक सके और प्लेसेंटा का निर्माण हो सके। तो जब निषेचन नहीं होता है तो इस परत की तो आवश्यकता रहती नहीं है, तो यह परत टूट जाती है। फिर यह परत टूटकर रक्त और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर आ जाती है। और इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और यह लगभग, यह जो चक्र होता है, एक चक्र
1 महीने का होता है और यह लगातार चलता रहता है। तब तक चलता रहता है जब तक कि निषेचन ना हो जाए। यह प्रक्रिया तभी रुकता है जब निषेचन होता है। अब देखते हैं जनन स्वास्थ्य, तो जिम्मेदारी और सुरक्षा। तो यौन संचारित रोग को रोकने, यौन संचारित रोग जो कि जीवाणु जनित होते हैं उनके उदाहरण है गोनोरिया और सिफिलिस। वायरस जनित यौन संचारित रोग जैसे मस्सा और HIV एड्स। अब देखते हैं गर्भ निरोधक तरीके। पहला है गर्भ निरोधक का यांत्रिक तरीका, जिसमें कि कंडोम का इस्तेमाल होता है और कंडोम जो होता है वह यौन संचारित रोग को भी फैलने से रोकता है। फिर आता है रासायनिक गर्भ निरोधक तरीका, जिसमें कि गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती हैं। फिर आता है गर्भ निरोधक का उपकरण का तरीका, जिसमें कि उपकरण के तौर पे कॉपर टी लगाया जाता है। फिर आता है शल्य क्रिया, जिसमें कि नसबंदी की जाती है। अब देखते हैं सामाजिक दायित्व। हमें भ्रूण लिंग का निर्धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी होता है और गैर कानूनी इसलिए भी किया गया है क्योंकि स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक होता है। जब लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी तो मां कौन बनेगा? तो इसलिए स्वस्थ समाज के लिए लिंग अनुपात का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको क्विक रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। धन्यवाद।